साक्षी दिल्ली न्यूज। दोस्तों, शहजादा पठान और असलम पटनी के केस में, सलीम फ्रूट के केस में आज यहाँ पर पेशी हुई, मगर जो जज थे वो कोर्ट आज एब्सेंट थी, इसलिए दूसरे कोर्ट में भेजा गया, 8 नंबर कोर्ट में। वहाँ पर जुडिशियल कस्टडी दी गई है। बात करते हैं असलम पटनी के एडवोकेट सतीश मूले साहब से। सर, आज क्या पूरा एंटायर प्रोसीडिंग क्या था? आज पुलिस ने इनकी कस्टडी के लिए वापस एक रिमांड एप्लीकेशन करी। आज ये 3rd रिमांड एप्लीकेशन था। इसके पहले उन्होंने 28 नवंबर को फर्स्ट रिमांड एप्लीकेशन करके उन्होंने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। उस 14 दिन की कस्टडी में उनके अलग अलग ग्राउंड से, जैसे कि उनको पूरा ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है, सेल डीड हुई है, उस बारे में जानकारी के लिए उनको कस्टडी चाहिए थी। लेकिन ये बोलने से पहले हमको जानना ज़रूरी है कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, ये ऑफेंस क्या है। आज एक लंबात नाम का आदमी, यूसुफ लंबात, जो 2006 में मर गया था, उसकी प्रॉपर्टी बॉम्बे में 2011 में किसी ने सेल किया। वो सेल करने वाले आदमी कोई दूसरे नहीं है, करोलिया ब्रदर्स हैं। वो करोलिया ब्रदर्स जो रेंट कलेक्टर थे, जिनको यूसुफ लंबात ने खुद अपॉइंट किया गया था, और वो करोलिया ब्रदर्स ने 2011 में एक कॉन्स्पिरेसी हैच करी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच करी, और यूसुफ लंबात के भाई इब्राहिम लंबात को इम्पर्सोनिफाई कराया रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने कि मैं खुद यूसुफ लंबात हूँ। एक इम्पर्सोनिफाई का मतलब है कि जो है, जो जिसकी डेथ हो गई थी उसके वो बन के उन्होंने साइन किया था। बिल्कुल। तो उनको इम्पर्सोनिफाई कराया कि ये खुद यूसुफ लंबात है। और ये कौन रजिस्ट्रेशन कराया था? ये करोलिया ब्रदर्स ने खुद जाके इब्राहिम लंबात को बोला कि आप दोनों भाई भाई सेम शक्ल में दिखते, तो आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी सेम है, इसकी वजह से आप आइए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। उन्होंने यूसुफ लंबात जो ओरिजिनल ओनर है, उनकी जो सिग्नेचर फोर्ज करी और वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करी 2011 में। 2011 में जब उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी तो उन्होंने 8 लाख रुपए में खरीदी। उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू इंडेक्स 2 के हिसाब से 18 लाख रुपये थी। अभी इतने साल बाद जब कुछ भी नहीं हो रहा, तो यूसुफ लंबात की एक लड़की वो बॉम्बे आती है अफ्रीका से, बोलती है करोलिया ब्रदर्स को, आप रेंट कलेक्टर हो, तो हमारा जो रेंट है इतने साल से नहीं मिला है, हमको रेंट मिल दिया जाए। तो इनको रेंट नहीं मिलने की वजह से तो करोलिया ब्रदर्स ने बोला आपको रेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी 2011 में आपके फादर ने हमको बेच दी हुई है। ये उनकी बहन कब आई थी? ये उनकी बहन 2016 में आई। 16 में। तो उनकी बहन ने जब 2016 में आई तो उनकी बहन ने जाके अपने भाई को बताया, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी अफ्रीका में रहते हैं। उन्होंने आके कंप्लेंट करी। उनका मेन कंप्लेंट करने का मकसद यही था कि ये प्रॉपर्टी 25 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने पीनट्स में बेची है, और ये पीनट्स में बेचने के बाद ये प्रॉपर्टी जब 2011 में बिकी, 2011 में ये प्रॉपर्टी ने हैंड्स चेंज कर लिए। हैंड्स चेंज कर लिए मतलब इसमें और एक ट्रांजैक्शन हुआ। इसमें करोलिया ब्रदर्स ने 2012 में इमीडिएटली ये प्रॉपर्टी शहजादा, यास्मीन और साजिया कुरैशी फ्रूट, जो एक वेल नोन आदमी है, जो बोला जाता है कि अंडर वन डॉल छोटा शकील का साड़ू भाई है, बोला जा रहा है कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी धमका के ये प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन अगर पूरा एफआईआर देखा जाए तो एफआईआर में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है कि करोलिया ब्रदर्स ने या सलीम फ्रूट ने किसी को धमकाया और ये प्रॉपर्टी हथिया ली। नहीं, ये किसको धमकाया? ये उसके भाइयों को, ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी उसने दूसरे को सेल कर दिया था 2012 में। इस बारे में एफआईआर पूरी तरह से साइलेंट है कि किसको धमकाया, क्या धमकाया, किस तरह से पैसा लिया। एफआईआर पूरी तरह से साइलेंट है। एफआईआर सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है कि करोलिया ब्रदर्स ने, जब जो आदमी ओरिजिनल ओनर 2006 में मर जाता है, उसके बावजूद भी ये प्रॉपर्टी 2011 में उसके नाम से रजिस्टर कैसे हुई, ट्रांसफ़र हुई, ये पूरी केस ये है। अगर ये जो केस है, ये जो डेथ, ये फॉर्ज पेपर का केस है, ये कंप्लेनेंट कौन है इसमें? इसमें ये जो कंप्लेनेंट है, यूसुफ लंबात के जो लड़के हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उनके लड़के ही हैं। और उन्होंने सबसे पहले ये केस दर्ज कराई थी दादर पुलिस स्टेशन में। कभी कराई थी? ये उन्होंने सितंबर 2022 में कराई थी। अभी 2 महीने पहले कराई थी। हाँ, उसके बाद ये केस ट्रांसफ़र हो गई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बॉम्बे के। उधर से ये पैसे, ये जो केस है, ये केस ट्रांसफ़र हो गई एंटी एक्सटॉर्शन सेल में। क्योंकि एंटी एक्सटॉर्शन सेल में इस वजह से शायद मुझे लगता है ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि इसमें सलीम फ्रूट की जो बीवी है साजिया कुरैशी, उनका नाम भी इन्वॉल्व है। इस वजह से उनको लगा कि इसमें कुछ एक एक्सटॉर्शन का मामला हो सकता है, एक्सटॉर्ट करके ये प्रॉपर्टी हत्या ली गई है। इस वजह से ये मामला जो है एंटी एक्सटॉर्शन सेल के पास आया। बहरहाल, लेकिन इस प्रॉपर्टी ने इतनी बार हैंड्स चेंज कर दिए है, ये इतनी बार ट्रांसफ़र हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, करोलिया ब्रदर्स ने इनको किसको बेचा? शहजादा, यास्मीन, साजिया कुरैशी। इसके बाद 2019 में असलम पटनी ने इसमें 50% शेयर खरीदा यास्मीन से और शहजादा पठान से। उसके बाद 2021 में वापस असलम पट्टी ने अपना 50% शेयर, बैलेंस जो था, वो साजिया कुरैशी को वापस भेज दिया। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के थ्रू है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट आज पूरे महाराष्ट्र के आईजीआर के वेबसाइट पे कोई भी जाता है,
एक अगर फीस भरेगा, वो फीस भरने के बाद वो डॉक्यूमेंट सबको मिलेंगे। तो ये पूरे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो बने हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन आज पुलिस के एंगल्स थे कि हमको इसमें इन्होंने कैश का व्यवहार किया है जो कि केस नहीं है। आज इन्होंने एक दूसरी प्रॉपर्टी एक्सचेंज करी, वो केस नहीं। आज ने पुलिस ने जो ग्राउंड्स के ऊपर कस्टडी मांगी, हमने हमारा पक्ष रखा, हमारा डिफेंस रखा और कोर्ट ने हमारे पक्ष को माना, एक्सेप्ट किया और जांच कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अभी जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद एक बार जुडिशियल कस्टडी हो जाती है तो हम हमारा राइट एक्सरसाइज करेंगे। हम यहाँ पे अभी हमको लिबर्टी है कि हम हमारा बेल एप्लीकेशन हम मूव करेंगे। मुझे एक बात बताइए, 2012 में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, फॉर्जरी हुई, जो भी हुई, सलीम जो फ्रूट है, असलम पटनी है, ये सब का पिक्चर में है? सलीम फ्रूट कभी ये पिक्चर में थे नहीं। सलीम फ्रूट के नाम पे ये प्रॉपर्टी कभी आई नहीं। जी, इन्होंने ये प्रॉपर्टी 2012 में जब करोलिया ब्रदर्स ने ये वो उन्होंने 2012 का ट्रांजैक्शन था, ये 2012 का ट्रांजैक्शन है। उसमें जो है ये 3 थे, 2 लेडीज़ और 1 जेंट्स थे। 2 ठीक है। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि असलम पटनी और ये शहजादा पठान ये कितने साल के गैप के बाद आए? शहजादा पठान भी 2012 में आए क्योंकि 2011 में जब करोलिया ब्रदर्स ने ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे इम्पर्सोनिफाई कराई, इब्राहिम लम्बात को बताया कि वो यूसुफ लम्बात है और 2011 में रजिस्ट्री कराई। उसके बाद 2012 में शहजादा पठान, यास्मीन और शाजिया कुरैशी इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, जिसमें शाजिया कुरैशी का 50% शेयर, यास्मीन का 25% शेयर और शहजादा पठान का 25% शेयर। उसके बाद 2019 में असलम पटनी ने, जिसको असलम बालक भी बोला जाता है, उन्होंने 50% शेयर खरीदा, किससे? यास्मीन का 25% और शहजादा पठान का 25%। उस तरह से असलम बालक के पास टोटली हो गए 50% शेयर। बराबर। अभी ये 50% शेयर होने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी जो है 150 मीटर से भी अंदर की है, मतलब 1500 फुट की प्रॉपर्टी, ये रोड कटिंग में भी जा रही। तो उन्होंने बोला अगर हम 2 पार्टनर इसमें कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, या तो आप मुझे पूरी प्रॉपर्टी दे दो। शाजिया कुरैशी को बोला या आप मुझसे ये प्रॉपर्टी ले लो। तो शाजिया कुरैशी ने बोला नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी में पहले से इंटरेस्ट है। तो असलम पट्टी ने अगेन एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू 2021 में अपना 50% शेयर, जो उन्होंने शहजादा पठान और यास्मीन से लिया हुआ शेयर, वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया शाजिया कुरैशी की। आज प्रॉपर्टी जो है शाजिया कुरैशी के पास है बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी कार्ड देखते तो प्रॉपर्टी कार्ड आज भी यूसुफ लम्बात के नाम पे ही है। अच्छा, उसमें चेंज? प्रॉपर्टी कार्ड में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इन लोगों ने नहीं कराया है क्या अभी फिलहाल? क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे इनको। पूरे प्रॉपर्टी कार्ड के जो है सीटीएस ऑफिस में, सीएस ऑफिस में, यहाँ पे सीएस ऑफिस होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे ऑफिस, जो प्रॉपर्टी कार्ड का ऑफिस होता है, उधर जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और उधर एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर आज तक किसी ने फॉलो नहीं किया है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आज भी यूसुफ लम्बात के नाम पे ही है। HM करोलिया का क्या है? इज ही शोन वांटेड इन द रिमांड? पूरे HM करोलिया, जो दोनों करोलिया ब्रदर्स है, उनको आज तक पूरे रिमांड रिपोर्ट में एक भी बार वांटेड नहीं बताया। ये मुझे नहीं पता चल रहा है कि जो मेन एक्यूज है, एक्यूज नंबर 1 और 2, उनको आज तक कभी भी फरार नहीं बताया, वांटेड नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। और उनके बारे में रिमांड रिपोर्ट पूरी तरह से साइलेंट है। मुझे ऐसा बार बार, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि पुलिस शायद उनको पनाह दे रही है, क्या हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या रीज़न हो सकता है? अगर पुलिस उसका पुलिस से क्या लेना था? वो तो कंप्लेनेंट भी नहीं है। करोलिया ब्रदर्स ने ही पूरी चीटिंग करी है। करोलिया ब्रदर्स ने ही पूरी फोर्जरी करी है, एफआईआर में ही लिखा गया है। अगर आज हम डॉक्यूमेंट देखते हैं 2011 का इंडेक्स 2 जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें अगर आप देखेंगे तो करोलिया ब्रदर्स ने ये प्रॉपर्टी दोनों ने खरीदी हुई है। ये किससे खरीदी हुई बताइए? ये उन्होंने यूसुफ लम्बात से खरीदी हुई बताई है। जबकि यूसुफ लम्बात 2006 में मर गए, तो फोर्जरी करने वाला, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला, कुछ इलीगल काम करने वाले करोलिया ब्रदर्स है। इसलिए उनका नाम मेन एफआईआर में आया, एक्यूज नंबर 1 और 2। लेकिन उनके बारे में पुलिस आज तक साइलेंट है, उनकी कस्टडी उनको चाहिए नहीं है। आज पूरे रिमांड एप्लीकेशन में, तीनों रिमांड एप्लीकेशन में कभी कभी ये ग्राउंड आते हैं कि हमको कस्टडी इसलिए चाहिए क्योंकि जो फरार आरोपी है, एब्सकॉन्डिंग आरोपी है, उनको हमको ढूंढना है, उनको लाना है। लेकिन तीनों रिमांड एप्लीकेशन में करोलिया के बारे में पुलिस कंप्लीटली साइलेंट थी। जी, जो दादर में एफआईआर लिखाई गई थी, उसमें क्या धमकाने का आरोप था इन लोगों पर? दादर में जो एफआईआर लिखा गई वो सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420 चीटिंग, 465, 467, 471, 474, ये सब ऑफेंसेस फोर्जरी से रिलेटेड है। और 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब जब 2-3 आदमी एक साथ आते, कोई कॉन्स्पिरेसी हैच करते, तो 120 भी सेक्शन इन्वोक हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भी एक्सटॉर्शन के चैप्टर्स में से कोई भी, जैसे 383, 385, 387, ये कोई भी सेक्शन उन्होंने इन्वोक नहीं किए हैं। तो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड कोई भी सेक्शन नहीं। दिस इज़ अ वेरी प्लेन केस। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आज भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एक 30-35 लाख की वैल्यू है। इसलिए इकोनॉमिक ऑफेंस इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इकोनॉमिक ऑफेंस 10 करोड़ के ऊपर के मामले इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें एक्सटॉर्शन का कोई भी सेक्शन इन्वोक नहीं है। इसलिए एंटी एक्सटॉर्शन सेल को इसमें क्यों
हायर अथॉरिटीज़ ने इन्वॉल्व किया, ये मुझे मेरे समझ के बाहर है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जो एफआईआर लिखा है उसके अंदर भी कुछ एलिगेशन है? एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने कोई एफआईआर नहीं लगी, एफआईआर दादर पुलिस स्टेशन में हुई थी। नहीं, बाद में इन्होंने वो एफआईआर ट्रांसफर हुई ईओडब्ल्यू में, ईओडब्ल्यू से ये ट्रांसफर हो गई एंटी एक्सटॉर्शन से। एफआईआर एक ही है। रिमांड्स में कुछ एक्स्ट्रा वो लगा है उन्होंने? रिमांड में इन्होंने आज तक कोई भी सेक्शन, एडिशनल एक्सटेंशन कोई भी सेक्शन नहीं है जिससे हम लोग एक्सटॉर्शन के बारे में कुछ बोल सके या विस्पर कर सके। एक पर्सनल सवाल था, आप ये बताइए कोर्ट को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है? एक प्रॉपर्टी है और जो प्रॉपर्टी 2011 में या एचएम करोलिया ने लिया, उसके बाद यूसुफ लंबार्ड का जो 2006 में मर गए थे, तो कोर्ट को ऐसा क्यों नहीं लगेगा कि कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं? सर, कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए कुछ लोग साथ में आके कुछ कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। फॉर एग्जांपल, जब 2011 में करोलिया ने ये प्रॉपर्टी खरीदी, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं कि करोलिया और उनके बाद के जो देन ओनर्स है, यास्मीन, शहजादा एंड मिसेस कुरैशी, इन्होंने उनके बीच में कुछ एमओयू था, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब कोई ट्रांजैक्शन बताना पड़ता है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बनाता पड़ता है कि करोलिया जी आप पहले आपके नाम पे ट्रांसफ़र करो, फिर हम आपसे ले लेंगे। ऐसा कोई एक एमओयू एग्जिस्टेंस में होना चाहिए था कॉन्स्पिरेसी बताने के लिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है, मैं कोई भी आईजीआर के वेबसाइट पर जाता हूँ जहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मिलते हैं, या मैं सर्च करता हूँ सब रजिस्टर ऑफिस में, मुझे जैसा एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर मिलता है तो मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर है, ओरिजिनल है। उसमें मैं चेक करता हूँ कोई लिस्ट पेंडेंस रजिस्टर्ड है क्या। लिस्ट पेंडेंस, लिस्ट बोले तो लिटिगेशन, पेंडेंस मतलब कोई पेंडिंग लिटिगेशन है क्या, वैसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने उस बेसिस पे उन्होंने देखा कि कोई स्टे नहीं है कोर्ट का। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर हमको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है तो सिविल कोर्ट्स है उसके लिए, क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ उसके बाद अगर वो कैंसिल नहीं होता है तो जो भी थर्ड पार्टी आती है उसको लेने के लिए वो प्रोस्पेक्टिव परचेसर हो जाता है, बोनाफाइड परचेसर होता है। अगर लेकिन मुझे कॉन्स्पिरेसी बतानी है तो मुझे कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई कनेक्शन बताना पड़ेगा कि जब ये फर्स्ट ऑफेंस हुआ तो ये 2011 में जब ये ऑफेंस कमिट हुआ तब शहजादा पठान, यास्मीन, शाजिया कुरैशी, असलम बालग, ये सब लोग इन्वॉल्व है। ऐसा कोई भी ट्रेल नहीं है। अगर हम शहजादा पठान का कभी का एग्रीमेंट है 2000? शहजादा पठान का 2012 का एग्रीमेंट है जिसकी इंडेक्स 2 की कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो शहजादा पठान ने जो भी डॉक्यूमेंट खरीदा है, उन्होंने, उनके पास बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी है, उनके एडवोकेट्स ने वो सारे ट्रांजैक्शन कोर्ट को बताए हुए हैं कि हमारे पास ये सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। ठीक, तो अभी लास्ट ये हो गया कि जो जेसी मिल गई और आपने बेल एप्लीकेशन मूव की? हमने बेल एप्लीकेशन मूव नहीं की क्योंकि आज इंचार्ज कोर्ट के पास ये रिमांड एप्लीकेशन गई थी, तो इंचार्ज कोर्ट ने आज जो है इनको जेसी दी है, जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की है। तो जो रेगुलर कोर्ट जो है मंडे को बैठेंगे। शायद मुझे लगता है कि जो रेगुलर कोर्ट है आज भी छुट्टी पे है, कल भी छुट्टी पे है, मेरे नॉलेज में जितना मुझे पता है। तो रेगुलर कोर्ट के सामने हम लोग रेगुलर बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। उसके बाद जो भी होगा पुलिस रिप्लाई करेगी, फिर इसके ऊपर हियरिंग होगी। एक आपका आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा लगा जब आपने बताया कि ब्रिटिश और जो आपने मुगल्स की भी बात कर दी कोर्ट में। आज ये बात हो रही थी कि पुलिस का ये आर्ग्यूमेंट था कि इन्होंने सब कॉन्स्पिरेसी रचे हैं। जैसा करोलिया ने ये प्रॉपर्टी खरीदी, करोलिया ने कोई स्कैम करके प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद शहजादा पठान ने खरीदी, उसके बाद असलम बालक ने खरीदी। आज हम बॉम्बे जैसे सिटी में हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी हमेशा अपने हैंड्स चेंज करती रहती है, ट्रांसफ़र, टाइटल ट्रांसफ़र होता है जी। अगर आज हम बॉम्बे में कहीं सारे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ब्रिटिशर्स के उनके पास थी। तो ब्रिटिशर्स ने जब इधर आने के बाद तो हथिया ही ली थी, उनके ऊपर उनका कब्जा ही हो गया था। उनके बाद उन्होंने सनत करी लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर, देन वतन एबॉलिशन एक्ट है, काफ़ी सारे एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है। उन्होंने उनके अंडर में फिर वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट करी। वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कहीं लोग नजराना भरते नहीं है गवर्नमेंट का, तभी भी जो भी है लैंड गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है। लेकिन वो लैंड अगर मैं ले लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैं भी कल्प्रेट हो गया, मैं भी ऑफेंसिव हो गया। क्योंकि मैंने जब अगर कोई लैंड खरीदना है तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कि आप एक डॉक्यूमेंट जाके रजिस्टर करो, स्टैम्प ड्यूटी भरो। गवर्नमेंट को जो मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा है गवर्नमेंट का, वो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि लोगों को पता चले। आज हम स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन इसलिए भरते हैं क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोगों को पता चले इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर ब्रिटिशर ने किसी से मान लो कोई प्रॉपर्टी ली हुई थी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने किसी एक एक्स को दी, उस एक्स से मैंने ली, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं कल्प्रिट हो गया हूँ। अगर मुगलों ने उस ज़माने में जब आके इंडिया में इन्वेड किया, उन्होंने कहीं सारी प्रॉपर्टी ज़मीन अपने हिस्से में ले ली, कब्जे में ले ली, और वो कैरी होती गई। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मुगल जब उन्होंने गलत किया तो इसके साथ में मैं भी ट्रांजैक्शन में जो ट्रेल में जो ट्रांजैक्शन चलते आ रहा है मैं भी गलत हो गया। अमाउंट को लेके थोड़ा सा एक संदेह आता है। आप लोग बोल रहे हैं 18 लाख की है, EOW अपना ये एंटी एक्सटॉर्शन बोल रहे हैं 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है।
तो 18 करोड़ 25 करोड़ कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, क्योंकि आपको भी पता है कि जो लीगल वैल्यू होती है वो अलग होती है और मार्केट वैल्यू है वो अलग होती है। ये जो प्रॉपर्टी है ये टेनेंटेड प्रॉपर्टी है। टेनेंटेड प्रॉपर्टी में अगर हम महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करें, 96 में रेंट कंट्रोल एक्ट इतना पावरफुल एक एक्ट आ गया जो टेनेंट्स को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। अगर आज कोई बिल्डिंग में टेनेंट्स रहते हैं तो ये अगर लैंड की वैल्यू अगर पकड़ी जाए, ओपन लैंड होती तो इसकी काफ़ी वैल्यू ऊपर जाती है, लेकिन आज इसके ऊपर बिल्डिंग है, इसमें टेनेंट्स रहते हैं। कितने टेनेंट्स हैं इसमें? इसमें टेनेंट्स मुझे फ़िलहाल तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जितने भी कितना है कुछ पता है? नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन जितने भी टेनेंट्स हैं उनका राइट जो है उस वैल्यूएशन को कम करते हुए इसकी वैल्यूएशन गिनी जाती है। इसकी वैल्यूएशन नॉर्मली वैसे नहीं होती है कि लैंड की वैल्यूएशन बिल्डिंग के वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं होता है। टेनेंट्स का जो राइट होता है उनकी जितनी वैल्यू उतना एरिया है, उस एरिया के हिसाब से उतना वैल्यू कम हो जाता है। और मेरे पास रेसिडरी राइट जो बचता है एज ए लैंड ओनर, मैं सिर्फ और सिर्फ लैंड ओनर होता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ रेंट कलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मान लो कल मुझे डेवलप करना और मुझे विंडफॉल प्रॉफिट मिलने वाला, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहला गवर्नमेंट मुझे बोलेगा कि जो टेनेंट्स है आप उनको ऑक्यूपाई कराओ, उनके साथ एग्रीमेंट करो, उनको परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट बनाओ, उनको एक अलग से एग्रीमेंट करो, उनको ओनरशिप दो। उसके बाद जो भी रेसिडेंशियल एफएसआई बचेगी जो गवर्नमेंट के नाम से हिसाब से, जी जी जी, सॉरी मैं आपको, जी जी आई अंडरस्टैंड। जो 60 लाख रुपए आयो ने बताए, पीआई जो आयो थे इस केस के, उन्होंने बताया कि ब्लैक मनी बहुत ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये बात तो सही है कि 18 लाख में कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड नहीं बना जाता है। ये बात तो है कि भाई वो उसमें तो वो जो इनका जो एलिगेशन है 60 लाख का, जो 60 लाख या 80 लाख का, वो क्या है? आज इनका एलिगेशन ये है कि प्रॉपर्टी अपने पीनट्स प्राइस पे खरीदी है, और जाहिर सी बात है अगर पीनट्स प्राइस से खरीदी है, आपको गवर्नमेंट को इतनी वैल्यू नहीं बताई, तो आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया है। तो लॉ बहुत क्लियर है। जब भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उस इंडेक्स टू में मार्केट वैल्यू देखते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू ना मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना रजिस्ट्रार कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो ऑटोमेटिक जनरेटेड वैल्यू कंप्यूटर से मिलती है। पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल ट्रांजैक्शन। एक्चुअल ट्रांजैक्शन, और हाई बात एक्चुअल ट्रांजैक्शन, अगर मान लो मैंने कोई कैश में भी ट्रांजैक्शन किया है, सो दैट इज नॉट एन ऑफेंस विच इज कम्स अंडर एंटी एक्सटॉर्शन। अगर मान लो कैश में कोई ट्रांजैक्शन फॉर टाइम बिंग अगर मान लो मैं मान लेता हूँ कोई कैश का ट्रांजैक्शन है, तो ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है कि इन्होंने मुझसे कैश देने की बारी करी और कैश मेरे से हथिया लिया या मेरे से कैश दिया। ऐसा कोई ऑफेंस, ऐसा कोई एलिगेशन एफआईआर में नहीं है। तो ये उनका जो क्लेम था, ये जो एलिगेशन था, ये बेसलेस है। अगर एफआईआर में ऐसा कोई एलिगेशंस है कि बाबा हमने कोई 60 लाख कैश दिया है और हमने ये कैश नहीं मिला, ये कैश इन्होंने, एफआईआर में कितने का एलिगेशन है? एफआईआर में एलिगेशन सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 करोड़ बताई गई तो है। आपने बताया कोर्ट को ये बताया कि 25 करोड़ की बात कर, अभी यहाँ पे 60 लाख की बात कर रहे हैं। हमने कोर्ट को डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे, इंडेक्स 2 प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो होता है दो ही लोग कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस या कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, जो जहाँ से एडजुडिकेशन होता है। तो एडजुडिकेशन के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन उतनी होती नहीं है। हालांकि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे ऊपर है, हम कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन अंडर मार्केट वैल्यू उसको बेचना नॉर्मली कानून उसका एक्सेप्ट नहीं करता है। बस ठीक है, इतना ही करते हैं। तो अभी आपने जेसी मूव किया है और नेक्स्ट डेट कब दी गई है? जेसी मिलने के कोई नेक्स्ट डेट नहीं होती है। अभी हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन हमको मूव करनी है, इसको ये मैटर ऑन बोर्ड लेके हम लोग एक बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे मंडे को। जी आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करेंगे, बिकॉज शहजादा पठान के एडवोकेट्स मुझे नहीं मिल रहे, उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं आपके कोर्ट में? आप शहजादा पठान जो है, जब फर्स्ट डे के लिए वो रिमांड के लिए लाए गए थे 28 नवंबर को, तो उनके एडवोकेट ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको सेल्यूलाइट का प्रॉब्लम है और उनको हार्ट के प्रॉब्लम से उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मेडिकल ट्रैक रिकॉर्ड सैफी हॉस्पिटल का। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी थी कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। तो जज साहब ने ओरली तभी बोले थे, मैंने वो ऑर्डर पढ़ी नहीं, लेकिन ओरली बताया था जो मैंने सुना है कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे पुलिस ने पीपी के थ्रू खुद एप्लीकेशन मूव करके बोला है कि हमको इनकी कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनकी मेडिकल हालत बहुत ख़राब है, इनको जेसी में मूव किया जाए, क्योंकि उधर इनको ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से मिलेगी। इस वजह से उनको जेसी में मूव किया गया था। लेकिन जब सेकंड रिमांड की बारी आई तो पीपी ने क्लियरली बोला था कि हमने उनको एप्लीकेशन मूव करके खुद बोला है कि उनको जेसी में मूव किया जाए फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन हमको जब भी लगेगा उनकी तबीयत अच्छी हो गई, ठीक हो गई, स्टेबल हो गई, तो हम उनकी पीसी वापस से लेंगे। जी ये जुडिशियल कस्टडी की डेट तो दी होगी ना? जुडिशियल कस्टडी नॉर्मली मैक्सिमम 14 डेज़ की हो जाती है। तो नॉर्मली हम अगर देखेंगे तो नेक्स्ट इसको कस्टडी केस माना जाएगा अभी, तो नेक्स्ट 14 दिन के बाद इनको लाया जाएगा इधर। अगर बेल नहीं होती है तो वापस 14 दिन की कस्टडी एक्सटेंड की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सतीश जी ने पूरा जो है आर्ग्यूमेंट, जो हमारी बात हुई, ये कोर्ट का आर्ग्यूमेंट था, कोर्ट में ये सब बातें हुई,
आयो और उसके बीच में। तो हम आपको बता दें, अपडेट ये है कि शहजादा पठान इस वक्त सैफिया हॉस्पिटल में, उनको जेसी हो गई, पहले पुलिस कस्टडी में थे तो भी सैफिया हॉस्पिटल में थे वो, और अभी जो है उनकी जेसी हो गई है, तो भी अभी फ़िलहाल वो यहाँ पर जो है सैफी हॉस्पिटल में एडमिट है। और दूसरी बात, असलम पटनी उर्फ असलम बालक और सलीम कुरैशी सलीम फ्रूट, उनको भी सबको जेसी हो गई है यहाँ पर। अभी देखते हैं आगे क्या मूवमेंट होता है। सलीम शेख, गली न्यूज़।